नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा ही बदल दी। जी हां, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये कोई मामूली कानून नहीं था, बल्कि समझिए कि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव था। तो सोचने वाली बात है ना कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप की शासक कैसे बन बैठी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ब्रिटिश सरकार ने इस बेलगाम होती कंपनी पर आखिर लगाम कसी तो कसी कैसे। चलिए आज इसी कहानी को जरा समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सिचुएशन से जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी, बेकाबू हो गई थी। हुआ ये कि 1773 में कंपनी को काबू करने की जो पहली कोशिश हुई थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट, वो पूरी तरह से फेल हो गया था। कंपनी के अफसर तो मानो भारत में भ्रष्टाचार और कुशासन के नए नए रिकॉर्ड बना रहे थे और इसकी गूंज सीधे लंदन तक पहुंच रही थी। और इसी वजह से ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया था। अब जब इतना कुछ हो रहा था, तो सरकार पर जबरदस्त दबाव था कि कुछ किया जाए। और तभी मैदान में आते हैं एक युवा प्रधानमंत्री, विलियम पिट द यंगर, जिनके दिमाग में इस समस्या का एक पक्का इलाज था। तो चलिए देखते हैं कि इस इलाज के आर्किटेक्ट विलियम पिट द यंगर की योजना असल में थी क्या। सिर्फ 24 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने विलियम पिट एक ऐसा दादीदा कानून लेकर आए जिसका मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह इस शक्तिशाली कंपनी को ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में लाना। अब इस एक्ट की जो सबसे दिलचस्प बात थी, वो था इसका कोर मैकेनिज्म, यानी ड्यूअल कंट्रोल की एक बहुत ही चतुर और कॉम्प्लेक्स प्रणाली। इस एक्ट ने द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट की नींव रखी। मतलब ये कि कंपनी के कामों को साफ साफ दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक था कमर्शियल यानी व्यापार से जुड़ा, और दूसरा था पॉलिटिकल यानी राजनीति से जुड़ा। बड़ा ही सरल लेकिन बहुत असरदार आइडिया था। तो सत्ता का ये बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया। कंपनी के जो अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको कहा गया कि भाई आप सिर्फ व्यापार के मामले देखो। वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे राजनीतिक, मिलिट्री और रेवेन्यू से जुड़े मामलों के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और इसका कंट्रोल किसके हाथ में था? सीधा ब्रिटिश सरकार के। तो नतीजा क्या निकला? कंपनी अब बस एक व्यापारिक संस्था बनकर रह गई थी, जबकि भारत पर शासन करने का जो असली रिमोट कंट्रोल था, वो अब लंदन में बैठे ब्रिटिश मंत्रियों के हाथ में आ चुका था। इस एक्ट ने सिर्फ लंदन में ही चीजें नहीं बदलीं, बल्कि भारत के अंदर भी ब्रिटिश ताकत को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया। देखिए, पहले क्या होता था कि भारत में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, उसमें 4 सदस्य होते थे। इसकी वजह से फैसले लेने में अक्सर बड़ी खींचतान होती थी। तो पिट्स एक्ट ने क्या किया? उसने इस संख्या को 4 से घटाकर सिर्फ 3 कर दिया। अब यह सुनने में तो एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा था। हुआ ये कि अब गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला पास कराने के लिए सिर्फ एक सदस्य का साथ चाहिए था। और अगर कभी वोट बराबर भी हो जाते, तो गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग वोट की स्पेशल पावर थी, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना फैसला लागू करवा सकता था। इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल्स की ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इतना ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया, ताकि सारी पावर एक जगह सेंटर में रहे। और तो और, एक सीक्रेट कमिटी भी बनाई गई जो लंदन से सीधे भारत में सीक्रेट ऑर्डर्स भेज सकती थी, जिसकी भनक कंपनी के डायरेक्टर्स तक को नहीं लगती थी। तो इस एक्ट का ऐतिहासिक असर क्या हुआ? ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, ये समझिए कि ब्रिटिश भारत के जन्म का एक तरह से ऐलान था। पहली बार, और ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। अब ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये असल में ब्रिटिश सरकार का भारत की जमीन पर अपनी सॉवरेनिटी यानी अपनी संप्रभुता का एक खुला और कानूनी दावा था। इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं रह गई थी। वो एक तरह से ब्रिटिश सरकार का एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बन गई थी, जो सिर्फ लंदन से आने वाले आदेशों पर काम करती थी। और ये सिस्टम कितना कामयाब रहा, अंदाजा लगाइए। ये 1784 से लेकर 1858 तक, यानी पूरे 74 सालों तक चला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का लगभग पूरा का पूरा विस्तार इसी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर हुआ। तो आखिर में एक सवाल, अब कंपनी सरकार का एक हिस्सा बन चुकी थी, एक अंग बन चुकी थी। तो क्या यह कहा जा सकता है कि यही वो पल था जब एक व्यापारिक कंपनी की मौत हुई और एक सच्चे साम्राज्य का जन्म हुआ? इस पर सोचिएगा जरूर।